हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर के, वो हमने स्टार्ट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर से। जैसे कि वीबीटी हमने स्टार्ट कर ली थी, ठीक है। जैसे कि सीएफटी अब हम स्टार्ट करेंगे। फिर काफ़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें देखेंगे चैप्टर में। खैर, अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हुए हैं चैप्टर के, और काफ़ी सारे जो बेसिक टॉपिक्स थे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही। तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमने क्लियर कर लिए हैं, पूरे कवर कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। बाकी जो कुछ टॉपिक हमें आज करना है उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक था जो कि है नोमेनक्लेचर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, क्या रूल्स हैं इसके, लिगेंड्स कैसे लिखेंगे, अगर कैटायनिक स्पेयर है, एनायनिक स्पेयर है, तो कैसे हम जो है लिगेंड्स का कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखेंगे। तो वो हमने सारे रूल्स पढ़ लिए थे, अच्छे से समझ लिया था, और काफी क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे जहां पर हमने कोऑर्डिनेशन, अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग कर ली, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक रूल, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, वो भी हमने क्लियर कर लिया था, अच्छे से समझ लिया था। चलो, तो इस तरीके से नेमिंग भी कंपाउंड की हमने कर ली थी। इस तरीके से हमने नेमिंग भी समझ ली थी, साथ में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये सभी हम साथ साथ फाइंड हमने कर लिया। फिर हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ ली थी बच्चों, इसके पोस्टुलेट्स देख लिए थे, ड्रॉबैक्स देख लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो कि है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो दोनों क्या होती हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी हमने समझ लिया। क्लियर? चलो, तो फिर बात की थी हमने वीबीटी के बारे में। एक बार आप देखिए बच्चों। चलो, तो फिर बात कर रहे थे हम वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो हमने देख लिए थे। ये काफी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। चलिए, फिर हमने पढ़ लिया था इसे फाइंड कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे सॉल्व, जहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले फाइंड किया, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमें पता ही था। फिर हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसकी मदद से हमने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड की। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के बाद बच्चों हमने मैग्नेटिक नेचर ढूंढा, यहाँ पर ज्योमेट्री ढूंढी, तो और ये भी पता लगाया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो अच्छे से हमने इसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, समझ लिया किस प्रकार से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए, और काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस हमने किया था, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे थे जहां पर, जैसे कि ये वाला केस था, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमें लग रहा था कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पर एक नया इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा ट्रांसपेरेंस इफेक्ट का। इस ट्रांसपेरेंस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 से dsp2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये देखो 3p और 1s, 4, 2 और 1 3 और 1 4, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अभी भी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, एक sp3 और एक dsp2। तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये आपको फाइंड करना आना चाहिए। क्लियर है? जबकि देखो बच्चों, हमें ये पता है कि वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या बनेगी, ये तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन कहीं पर एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकती है। देखिए, जैसे ये वाला केस ही था, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन पेयरिंग तो होती है, एक तो फिर भी अनपेयर्ड रह जाएगा, तो वो चला जाता है लास्ट में इस तरीके से, और हाइब्रिडाइजेशन पूरा चेंज हो जाता है। चलो, तो कुछ और क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर था 6।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के 5 के हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो ये कुछ अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व कर लिए। चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए बच्चों, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में तो डिस्कस किए थे, अभी हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने हैं। चलिए क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए थे कि स्ट्रेंथ जो है लिगेंड की वो वेरी करती है जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लिगेंड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो जो हमारा 4D सीरीज है और 5D सीरीज है उसमें सारे लिगेंड जो है वो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उनकी हाई न्यूक्लियर चार्ज के वजह। क्लियर है इतना? चलिए तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स देख लिए थे और वीक फील्ड लिगेंड्स देख लिए थे जो हम यहाँ पर यूज भी करते हैं, ठीक है। चलो तो जो हमने यहाँ पर यूज भी करे हैं जैसे NH3 NO CO CN, ये अगर आप देखो तो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बाकी अगर आप ये देखो सारे तो ये हमारे कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है इतना? चलो एक बार आप इसे देखो तो एक क्वेश्चन करते हैं, लिगेंड पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट और एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, इसे पहले नोट कीजिए। चलो तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि NH3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पता चल रहा है ना यहाँ पर। तो चलो तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको मेंशन करना है, एक पॉइंट आपको लिखना है, फॉर Fe+2 CO+2 एंड Mn+2, ठीक है, इनके लिए, इन सब के लिए NH3 will act as weak field ligand, यानी कि Fe+2 CO+2 और Mn+2 के लिए NH3 जो है एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगी, जबकि NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है लेकिन वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगी। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं एक, जैसे हमारे पास है ये Fe NH3 ले लो और ये कर लो प्लस, बाहर +2 का मतलब है देखो, यानी कि Fe यहाँ पर +2 स्टेट में है या नहीं है। देखो ये तो 0 हो गया है ना, ये तो 0 है, निकालेंगे तो x + 0 × 6 0 ही होता है +2, तो x क्या हो गया +2, x क्या हो गया यहाँ पे +2, यानी कि Fe यहाँ पर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर है? अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, अब हमें पता है NH3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्ट करेगा एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह, और जिससे हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आ जाएगा, है ना। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हम पढ़ ही क्यों रहे हैं अगर उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो मतलब तो यही है, मेन बात तो ये है कि ये क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में मदद करते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन को चेंज तक ये कर सकते हैं लिगेंड, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो ये होता है बच्चों 3D6 4s2, Fe का हाइब्रिडाइजेशन, तो Fe+2 का होगा 3D6 4s, तो चला गया ना, 2 इलेक्ट्रॉन हट गए यहाँ से। चलो तो बना लेंगे इसको, इसमें है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4s वाला हमारा एम्प्टी है, ये हमारा 4p वाला है, और इधर आगे आगे भी है, d, ठीक है। क्लियर? चलो तो ऐसा है। अब देखो बच्चों NH3 जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, NH3 will act as weak field ligand, अब वीक फील्ड लिगेंड की वजह से एक्ट करने पर यहाँ पर होगा क्या, कोई पेयरिंग नहीं होगी, है ना, पेयरिंग नहीं होगी, तो जो हमें 6
वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, वो ये होंगे आगे के ये वाले कौन से, sp3d2, ठीक है, ये वाले होंगे। क्लियर है। देखो अगर ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता तो क्या होता, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता, डी के दो ऑर्बिटल्स जो है वो वेकेंट हो जाते और हाइब्रिडाइजेशन बनती D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनती। क्लियर। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वीक फील्ड लिगेंड की वजह से, ठीक है, ये क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा जिस वजह से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगी sp3d2। क्लियर है इतना। चलो इसके अलावा ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी और नेचर की बात करें तो पैरामैग्नेटिक, अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अनपेयर्ड नहीं होते तो डायमैग्नेटिक होता। क्लियर है। चलो बच्चों, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है Fe+2 के लिए, CO+2 के लिए और Mn+2 के लिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि NH3 है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लेकिन कहाँ पर ये वीक की तरह भी एक्ट करेगा। क्लियर है। चलो नोट कर लो इतना। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर ऐड करना है जो कि है ऑक्सीजन डोनर, जो कि हमारे पास है H2O, ठीक है, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सलेट और CH3COO। ये सारे ही क्या है बच्चों, ऑक्सीजन डोनर है और इसके अलावा है क्या, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमने यहाँ टेबल पे पढ़ा है ना, ये रही टेबल है ना, ये टेबल में पढ़ा है कि ये जो CH3O4 ये है, H2O है, ठीक है, ये सारे ही क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान ये रखना है, वीक फील्ड लिगेंड है, बट फॉर CO+3 and Cu+2 they will act as strong field ligand। ठीक है, सिंपल। एक्सप्लेन क्या करना है इसको, नॉर्मल ये है, ये हमारे कुछ लिगेंड्स हैं जो एक वीक फील्ड लिगेंड है, जो हर किसी के लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही एक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि CO+3 है, Cu+2 है, उनके लिए ये कैसा एक्ट करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL जिसे हम कहते हैं, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड यानी कि WFL। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे इनके लिए। क्लियर है इतना, ध्यान रखना है। तो दो चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े। एक में तो Fe+2, CO+2 और Mn+2 के लिए जो हमारा NH3 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वो एक्ट करेगा एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह। और जो हमारी ऑक्सीजन डोनर कुछ लिगेंड्स हैं जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये एक्ट करेंगे Cu+2 और CO+3 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, तो चलो बस आपको ध्यान इतना होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ये नहीं करेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स में, जो कि ये, जबकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले जो लिगेंड है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, इसका सीधा सीधा असर कहाँ पर पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन पे पड़ता है। क्लियर इतना, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। चलिए क्लियर है इतना। अब एक और टॉपिक आ जाता है, फिर हम इसको एंड कर लेंगे VVT को, जो कि है लिमिटेशन
ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के लिमिटेशंस क्या क्या है। चलो तो बात करते हैं एक एक करके इसके लिमिटेशन। तो वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को। जो हमने अभी पढ़ा था ना पीछे कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? अगर ये वाले ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं, ये वाले ऑर्बिटल हम यूज, ठीक है, ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल्स हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वाले यूज करते हैं तो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारे पेयर्ड हैं तो होगा लो स्पिन, अनपेयर्ड है इधर अगर, ठीक है, इधर तो होगा हाई स्पिन। ये हमने समझा था। तो वीबीटी जो है, जो ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है, इट कैन नॉट explain inner and outer orbital complex। ये इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, कि लिगेंड्स की स्ट्रेंथ क्या है, इनका नेचर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, किस बेसिस पर है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वैलिड पॉइंट है लिमिटेशन का। इट कैन नॉट या इट कुड नॉट, इट could not explain it cannot explain the strength of ligands। ठीक है, ligands की स्ट्रेंथ को, एंड एज वेल एज देयर नेचर, एंड एज वेल एज देयर नेचर। तो ये लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को और उनके नेचर को, दोनों को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो। क्लियर इतना? चलो अगला है, अगली लिमिटेशन है कि बच्चों ये जो है कॉम्प्लेक्सेस के जो ये कलर्स है इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो कलर्ड कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है क्यों है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कैन नॉट explain the color of the complexes। तो कॉम्प्लेक्सेस के कलर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर? तो आपने देख लिया है कि ये कई सारे ड्रॉबैक्स है, कई सारी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं करता, जिसको हमने आगे एक्सप्लेन किया। ठीक है, जिनको आगे थ्योरीज में हमने देखा एक्सप्लेन होते हुए। ठीक है, जिसकी मदद से तो हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हैं, की मदद से हम ये क्वेश्चंस कर पाए हैं। ठीक है, क्लियर? चलो तो पहले आपको ये लिमिटेशन नोट करिए। चलिए फिर आई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि है CFT, यानी कि
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या है, इसको समझने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस या पोस्टुलेट्स हमें समझने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस को समझेंगे, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को और अच्छे से डिटेल में हम समझ पाएंगे। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पर पोस्टुलेट या अजम्पशन बोलें। CFT के पोस्टुलेट या एजम्पशन। ठीक है, तो चलिए पहला पोस्टुलेट या एजम्पशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये थ्योरी क्या कंसिडर करती है, दिस थ्योरी कौन सी थ्योरी, CFT considers that central metal atom and ligand, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ligand है, हैज पॉइंट चार्ज, उनके पास पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी कंसिडर करती है कि सेंट्रल मेटल एटम और ligand के पास होता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, कैसे, देखो जो हमारे नेगेटिवली चार्ज ligand है, उनके पास होता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज। जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स है, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है, उनके पास होता है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उनके पास होता है डायपोल। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट या आप अजम्पशन कह सकते हो वो यही है कि जो सेंट्रल मेटल ये कंसीडर करता है कि सेंट्रल मेटल एटम में और लिगेंड में एक पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज, अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और अगर न्यूट्रल है तो डायपोल। क्लियर इतना? चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसके पोस्टुलेट्स और अजम्पशन को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।